तो बच्चों गुड मॉर्निंग। हम विभाजन देख रहे थे और विभाजन के अंदर हम जो है महिलाओं की स्थिति देख रहे थे कि करीब 30,000 से अधिक जो महिलाएं हैं उस विभाजन के दौर में पिसी थी और कई महिलाओं के साथ में जो है दर्दनाक घटनाएं हुई, बलात्कार हुआ, उन्हें बेच दिया गया, उनका बार बार इधर उधर लेन देन किया गया, उनको जबरन जो है किसी के साथ रिश्ते बनाने के लिए जो है मजबूर किया गया, फिर से उनको उन रिश्तों से अलग किया गया, पुराने रिश्तों में भेजा गया। कई सारी जो है चीज़ें हमने देखी कि महिलाओं को अपना खुद का निर्णय लेने के लिए जो है वहाँ पर सोचने पे भी मजबूर नहीं किया गया कि वो अपना जो है जीवन है तो खुद कुछ निर्णय ले सकें। उनकी ज़िंदगी जो है किसी कठपुतली की तरह बनी हुई थी। आगे हम महिलाओं के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण और शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बनाने की सोच की भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। हम बंटवारे को ही देख रहे हैं। इससे पहले एक ये पैराग्राफ जो दिया है, औरतों की बरामदगी का मतलब क्या होगा, यानी कि जो है औरतों को बरामद कहाँ से किया गया है ना, यानी कि उनको कौन ले गया था या फिर क्या सिचुएशन थी कि जिनको है कहीं से लाया गया, बरामद किया गया। हम कहते हैं ना बरामद करना यानी कि पकड़ना, यानी कि उनको ऐसी क्या सिचुएशन थी जिस यहाँ से उनको लाया गया था। तो हम देखें कि जो प्रकाश टंडन है ने उपनिवेशी पंजाब का एक आत्मकथात्मक सामाजिक इतिहास पंजाबी सेंचुरी के नाम से लिखा है। लेखक हैं प्रकाश टंडन, उन्होंने जो है पंजाबी सेंचुरी नाम से जो है आत्मकथात्मक लिखा है। वहाँ उन्होंने एक महिला और एक जोड़े की दास्तान बयान की है और जो है उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है उसमें जो है एक महिला और एक जो जोड़ा है उसकी दास्तान बयान की है। यहाँ उसका संक्षिप्त रूप दिया जा रहा है और जो है उन्होंने जो कहानी लिखी है उसको शॉर्ट रूप में हमें भी उसकी जानकारी वो इसमें दे रहे हैं। लेकिन हमने ये जहाँ तक संभव हो मूल की भाषा और अभिव्यक्ति बनाए रखने की कोशिश की और अब जो है वो जो जानकारी हमें दे रहे हैं वो सामान्य जो उनकी वहाँ से भाषा थी उसको उसके बाद उस भाषा के अंदर ही वो हमें यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक घटना ऐसी हुई कि बंटवारे के दौरान मारकाट बचाने वाले एक सिख नौजवान ने हत्याकांड पर तुली हुई भीड़ को मनाकर एक खूबसूरत मुसलमान लड़की को अपने लिए मांग लिया। और क्या देखिए बात है कि जो एक नौजवान है कि वहाँ मारकाट की घटना चल रही थी पंजाब में और उसी समय जो है उसने कहा कि मारकाट को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बदले उसने किसकी मांग कर ली, खूबसूरत लड़की की मांग कर ली। उन दोनों ने शादी कर ली और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे और जो है वो पति पत्नी बन गए, शादी कर ली उन्होंने और एक दूसरे के साथ में जो है वो परिवार बनाकर रहने भी लगे। उन दोनों ने शादी कर ली और प्यार भी धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। लड़की के दिमाग से अपने मारे गए माता पिता और पिछली ज़िंदगी की यादें क्रमशः धुंधली पड़ने लगी और अब जो लड़की है उस लड़की के भी उसमें मार काट चल रही है, उसमें उसके माँ बाप मर गए, उसका परिवार ख़त्म हो गया। तब वो जब उसके साथ नया परिवार उसने बना लिया उस लड़के के साथ, तो पिछली ज़िंदगी की जो भी घटनाएं थी वो लड़की उसको भूलने लगी। वे एक दूसरे के साथ खुश तो थे और उनके एक बेटा भी हुआ और अब जो है एक दूसरे के साथ खुश भी रहते थे और आगे चल के लड़की के भाई एक बेटा भी हुआ। पर जल्दी अपराध औरतों का पता लगाकर उन्हें वापस लौटाने में लगन से जुटे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों को उनकी भनक मिल गई। और अब जो है क्योंकि जो है हमने ये भी देखा था कि महिलाओं को क्या कर दिया गया कि जो है वो परिवार बसाने में मजबूर भी किया गया और दूसरी के परिवार जब बसा लिया तो बेचारियों को फिर से बोल दिया पुरानी जगह जाओ। तो ऐसे में इस लड़की के साथ यही हुआ कि उसका एक बेटा है, परिवार बसा हुआ है और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं पुलिस वाले वो वापस से जो है महिलाओं को अपने सही ठिकाने पर भेजने पर लगे हुए थे। तो उनमें इस लड़की के बारे में भी उनको पता चल गया। उन्होंने उस सिख के गृह जिले जालंधर में पूछताछ की, उसे इसकी खबर मिल गई और वो परिवार के साथ जो है कलकत्ता भाग निकला। और अब उस लड़के ने क्या करा कि उसको पता चल गया कि भाई ये लड़की को खोजते हुए तो पुलिस वाले मेरे घर तक भी आएंगे। तो उसने जालंधर जो पंजाब के अंदर है वहाँ से उसको छोड़कर वो कहाँ चला गया, जो है कलकत्ता की ओर जो है भाग कर चला गया। सामाजिक कार्यकर्ता भी कलकत्ता पहुँच गए। इस बीच उसके मित्रों ने अदालत से स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की पर कानून अपनी भारी भरकम चाल से चल रहा था। और अब जो है भाई कोशिश की कि पति पत्नी है, बच्चा भी है उनके, और ऐसे में उस लड़की को अपने परिवार में भेजना थोड़ा सा कठिन काम था। तो उन्होंने जो है कोर्ट में जाकर भी दलील दी कि भाई ऐसा नहीं किया जाए उनके साथ में। पर जो है उस समय जो है कानून जो है अपनी चाल में था कि भाई सबको अपने अपने घर पहुँचाना, ऐसा जो है माहौल बना हुआ था।
कलकत्ता से ये झोड़ा इस उम्मीद में पंजाब के किसी अनजान से गांव में भागा कि पीछा करने वाली पुलिस वहाँ ना पहुँच सकी। और अब जो है वो दोनों जो है वहाँ से फिर भागकर कहाँ चले गए, पंजाब में गांव में गए। भाई वहाँ पर भी एक पुलिस उनका पीछा नहीं करी, कई जाकर छुप जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने लगी। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई थी और अब बच्चे का जन्म नज़दीक ही था। और अब जो है वो लड़की एक बार एक बेटे को जन्म दे चुकी थी और दूसरी बार फिर वो गर्भवती थी और अब जो है कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी भी होने वाली थी। और पुलिस वालों ने उनको पकड़ भी लिया और दोनों से पूछताछ जारी रखी। उस सिख ने अपने छोटे से बेटे को अपनी माँ के पास भेज दिया और खुद अपनी पत्नी को गन्ने के खेत में ले गया। और अब जो है उस सिख ने क्या किया, तो जो उसका बच्चा था छोटा उसने उसकी माँ के पास भेज दिया और जो उसकी पत्नी थी गर्भवती उसको वो लेके कहाँ गया, गन्ने के खेत में लेकर गया। वहाँ एक गड्ढे में उसने अपनी पत्नी को यथासंभव आराम से लिटाया और खुद पुलिस की राह देखते हुए एक बंदूक लेकर लेट गया। और अब जो देखो डर का खौफ कैसा था, पत्नी को गड्ढे में छुपा दिया उसने और खुद क्या है पुलिस वालों की राह देखने लगा और जो है एक बंदूक लेकर क्या हो गया, लेट गया। वह उसने ठान रखी थी कि जीते जी वह अपनी पत्नी को अपने से अलग न होने देगा। उस गड्ढे में ही उसने अपने हाथों से पत्नी की जचकी कराई। अगले दिन उसकी पत्नी को तेज बुखार आ गया और 3 दिन में वो मर गई। अब देखिए गड्ढे में रेडी है स्थिति, देखिए नमी के अंदर क्या स्थिति रही कि उसने बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद जो है 3 दिन बाद उसको जब उस लड़की को बुखार आया तो वो क्या हो गया, मर गया। पति उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत ना कर सका क्योंकि वह डरता था कि सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस उससे उसे छीन लेंगे। और जो है अब उसके मन में पत्नी के मर जाने के बाद भी उसको क्या डर था कि भाई वो जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो मर तो गई लेकिन उसके बाद भी क्या कर लेंगे, वो उसको छीन लेंगे। आगे देखिए ये घटना थी जिसको जालंधर की पंजाब की है जो यहाँ पर बताई गई है कि भाई उस समय जो है दर्द और खौफ ने जो है काफ़ी लोगों को घेर रखा था कि भाई सीधे तरीके से किसी को भी जीने नहीं दिया जा रहा था। आगे देखिए इज्जत का ये विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था जिसमें मर्दानगी यानी जन औरतों और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती है। उत्तर भारतीय किसान समाजों में खासा पुराना विचार रहा। मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों यानी जन और ज़मीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थी। ठीक है, अब औरत और आदमी की एक भाई इज्जत जो है मनोवैज्ञानिक खतरा है, भीषण शारीरिक स्थितियाँ बनी हुई थी। तो पुरुषों के बारे में बताया कि पुरुष जो है कई सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतों बीवी बेटी बहन को शत्रु नापाक कर सकता है तो वो औरतों को ही मार डालते थे। और देखिए कि क्या स्थिति थी कि अगर किसी आदमी को लग रहा है कि उसकी बेटी है, उसकी बहू है या उसके पत्नी है, उस पर कोई औरत या कोई मर्द जो है गैर तरीके से जो है उसका अपहरण करेगा या उसके साथ गलत काम करेगा या फिर जो है उसको अगवा कर लेगा या जो भी स्थिति रहेगी, ऐसा डर अगर किसी पुरुष के मन में आता था तो वो क्या करता था, अपनी घर की औरतों को मार दिया करता था। देखिए ये भी कैसी दर्दनाक घटना है। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के तुआ कालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। अब देखिए एक कहानी हमने देखी ऊपर, दूसरी कहानी जो है यहाँ पर उर्वशी बुटालिया ने अपनी जो किताब लिखी है उसके अंदर जो है जो रावलपिंडी जिला है उसकी कहानी के बारे में बताया है। वो बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। और अब देखिए यहाँ पर औरतों ने क्या करा कि अपनी जो है अस्मिता है ना, अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने क्या करा कि जो है 90 औरतों ने जो है कुएं में कूदकर क्या कर दी, जान दे दी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और अब जो है कह रहे हैं जो भी इस गांव में शरणार्थी आए थे वो गुरुद्वारे में जो है आज भी जो घटना है 90 महिलाओं की कुएं में कूदकर मर जाने की, उस पर क्या करते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं क्योंकि उन्होंने क्या की, अपने फ़र्ज और अपनी इज्जत को बचाने के लिए आत्महत्या है कि अपनी जान गंवाई है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, उसको आत्महत्या नहीं करके जो है अपनी शहादत कह रहे हैं। उन औरतों की शहादत है कि उन्होंने अपनी अस्मिता के बचाव के लिए जो है अपनी जान गंवाई थी। आगे देखिए उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया।
बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। और अब जो है पुरुषों को भाई औरतों का जो फैसला है ये जान दे देने वाला वो बहादुरी पूर्वक लगा। और कई बार जो है पुरुषों ने औरतों को उकसाया भी कि भाई जो है अपनी जान दे दे, भाई किसी और पुरुषों के हत्थे चढ़ने से अच्छा है कि अपनी जान देकर अपने आप को ख़त्म कर दे। तो मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ, क्योंकि देखिए कि अपनी उस समय जो भी सिचुएशन रही, लेकिन आज हमें ऐसी चीज़ें नहीं अपनानी चाहिए कि भाई हम अगर हम डर रहे हैं, खौफ है तो हम अपनी जान दे, नहीं, हमें उसके सामने डट के करना चाहिए। कई सारी जो है कोशिशें जारी रखनी चाहिए, उसके बाद जो है हमें कदम उठाना चाहिए, उसके बाद भी हमें मौत का कदम नहीं उठाना चाहिए। ये आपको एक सीख लेनी है यहाँ पर। आगे देखिए, हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। और अब जो है कई सारी जो घटना है औरतों के मर जाने की, 13 मार्च को जो है हर बार जो है कार्यक्रम आयोजित होते हैं और वहाँ पर जो है इन औरतों, मर्दों और बच्चों की कहानी जो भी ये घटनाएँ हैं उनको विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। और अब जी कह रहे जो औरतें हैं उनको क्या किया जाता है, अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को जो है दिल में संजोने और खुद को भी जो है उसी सांचे में ढालने के लिए क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। और अब जो है सिर्फ उन्हीं औरतों को जो है इस कार्यक्रम में उन्हीं औरतों की कहानी सुनाई जाती है जिन औरतों ने खुद अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। उन औरतों का जिक्र नहीं किया जाता जिनको ज़बरदस्ती मार डाला गया या ज़बरदस्ती उकसाया गया कि वो मर जाएं वो। तो जो महान महिलाएं रही होंगी उनकी कहानियों का जिक्र यहाँ पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्षेत्रीय विविधता है। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। अब देखिए, जो जिन लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो उत्तर पश्चिमी इलाके के थे, यानी पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों के लोगों के बारे में बात कर रहे थे हम। आइए देखिए कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। अब हम अपने भारत के सेंटर पॉइंटों की बात कर रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बिहार है, यहाँ पर विभाजन कैसे देखने को मिला था। कलकत्ता और नोआखली में 1946 में नरसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। और देखिए, कलकत्ता में भी हमने देखा था कि भाई आज़ादी हो रही थी, उस दिन भी जो है दंगे चल रहे थे और 1946 में चल रहे थे। लेकिन जो पंजाब है उसमें सबसे ज़्यादा खूनी विनाशकारी संघर्ष देखने को सामने मिलता है। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया। अब देखिए, जो पश्चिमी पंजाब के जो भी हिंदू थे, सिख थे, उनको किस तरफ दे दिया, भारत की तरफ जो भेज दिया गया। और पंजाबी भाषी जो भी मुसलमान थे उनको किस तरह भेज दिया गया, पाकिस्तान की ओर भेज दिया गया। और यह सब कुछ जो है 1946 से लेकर 48 के बीच जो है महज 2 साल में हो गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। और अब देखिए, 1946 से 48 में तो ये लोग गए, लेकिन जो 1950 से और 1960 तक भी है ना, काफ़ी सारे लोग क्या करते रहे, इधर उधर आते जाते रहे, शरणार्थी बनते रहे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हैदराबाद, इन सब के लोग भी जो है पाकिस्तान में जाकर क्या होते रहे, बसते रहे। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर यानी अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। अब जो लोग पलायन करके गए, शरणार्थी बनकर गए, तो ये ज़्यादातर कैसे लोग थे, उर्दू भाषा बोलने वाले थे। और इनको क्या बोला गया, अप्रवासी। अप्रवासी मतलब कि ये वहीं के निवासी हैं, ये कहीं के आए के नहीं रहे हैं। तो ये सब लोग जाके कहाँ रह गए, कराची है, हैदराबाद है, इन सारी जगहों पर जाकर बस गए। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। और अब जो है यूँ कह रहे हैं, जो पलायन की स्थिति जो थी बंगाल से, है ना, तो ये जो है बहुत लंबे समय तक चलती रहे, लोग इधर उधर आते जाते रहे। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। और अब जो है कह रहे हैं, जो लोग हैं
वो क्या करते रहे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन जो पीड़ा उपजी वो उतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। और अब जो है कह रहे जो बंगाल में विभाजन है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहे तो वहाँ पे भी दर्दनाक घटनाएं घटित होगी। तो वो यूँ कह रहे हैं कि जो है उसकी पीड़ा की चीख तो सुनाई नहीं देती हमको, लेकिन जो उसकी टीस है, टीस मतलब जो दर्द है वो हमको महसूस होता रहता है कि वहाँ पर भी जो है विभाजन के दौर पर जो है लोगों को काफ़ी सारी जो है चीज़ों को जो है जिल्लत को सामना जो है करना पड़ा होगा। तो उसका दर्द जो है लोगों से सुनकर जो है महसूस किया जा सकता है। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। और अब जो है बंगाल के बारे में बात करें, जो पंजाब है, बंगाल है, उसमें धर्म के आधार पर क्या है, आबादी का जो बंटवारा है वो संभव नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली जो है मुसलमान जो है पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। अब जो है कुछ बंगाली जो थे है ना हिंदू, वो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए और कुछ जो है बंगाली मुसलमान जो है पश्चिमी बंगाल में रुके रहे। आखिरकार जो है बंगाली मुसलमानों यानी पूर्वी पाकिस्तानियों ने जो है अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। और अब आगे चलकर जो है कह रहे हैं जो बंगाली मुसलमान हैं उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए क्या किया, जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उनको उन्होंने नकारते हुए जो है पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और जो है 1971-72 में क्या किया, बांग्लादेश की स्थापना की, यानी कि बंगाल से बांग्लादेश की स्थापना उन्होंने कर दी। जाहिर है कि इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। और अब जो बांग्लादेश है भारत में आपको पता है पूर्वी दिशा के अंदर है, तो यहाँ यूँ कह रहे हैं जो पूर्वी इस्लामी जो देश है वो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना, वो एक दूसरे को जो है आपस में जोड़कर नहीं रख पाए। इसके बावजूद जो है पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती है। और जो पंजाब है, बांग्लादेश है ना, उन दोनों में जो भी समानता है उनको भी हम देख सकते हैं। दोनों ही जगह औरतों व लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। और अब ये कह रहे हैं जो पंजाब है, बंगाल है, इन दोनों ही जगह पर जो औरतें हैं इनमें समानताएं क्या बात थी, किन बातों में समानताएं थी, तो औरतें और लड़कियों को क्या है, यातना का निशाना बनाया गया, यानी कि उनको औरतों और जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके ऊपर क्या किया गया, अत्याचार किए गए। हमलावर औरतों के देह को जीत जाने वाले इलाकों की तरह देखते थे। और अब जो इनके जो हमलावर है वो औरतों के शरीर को जीत जाने वाला इलाका की तरह देखते थे, यानी कि जो अगर किसी औरत को न ले लिया यानी कि उसकी देह पर, उसकी अस्मिता पर उनका अधिकार है और ये किसी विजेता के रूप में जो है वो अपने आप को महसूस करते थे। घटिया सोच। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। और अब जो है कह रहे हैं कि भाई एक औरत है, एक समुदाय की औरत का अगर अपमान अगर होता है तो उनके पूरे समुदाय के अपमान का बदले के रूप में जो है वो देखते थे। यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया है, हताश चेहरा है ना, यानी कि दुखी व्यक्ति बैठा है। 1947 में पुराने किले के भीतर एक विशाल शरणार्थी शिविर खोला गया था जिसमें विभिन्न स्थानों से आने वाले शरण लेते थे। और देखिए एक शिविर खोला था पुराने जो है किले के अंदर, और वहाँ जो भी लोग इधर उधर से आगे बस रहे शरणार्थी इनको कहा गया वो आकर वहाँ रहते थे। आगे देखिए कहानी, कविता, फिल्म। क्या आप विभाजन से संबंधित किसी लघु कथा, उपन्यास, कविता या फिल्म के बारे में जानते हैं? अब विभाजन संबंधित कोई पिक्चर देखी हो आपने तो उसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बताएं। प्राय ऐसा होता है कि बंटवारे से संबंधित साहित्य और फिल्मों में उस विध्वंसक घटना को इतिहासकारों के मुकाबले ज़्यादा गहरी अंतर्दृष्टि के साथ पेश किया जाता है। और अब ऐसा माना जाता है कि जो बंटवारा है उससे जो भी संबंधित साहित्य, फिल्म है ना, उसको एक विध्वंसक घटना को जो है इतिहासकार के मुकाबले ज़्यादा गहरी दृष्टि से पेश किया जाता है। उनमें सामूहिक पीड़ा और कठिनाइयों को किसी एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के जरिए समझने की कोशिश की जाती है।
और जो भी जो पिक्चरों के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत जो बड़ी बड़ी घटनाएं वो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे पिक्चर में कोई घटना है, किसी जगह की घटना लेके, तो हीरो के माध्यम से हमें एक व्यक्ति के माध्यम से समझाया जाता है, बहुत सारे लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। उनकी नियति एक ऐसी विशाल घटना से तय होती है जिस पर कोई उनका कोई वश नहीं था। इन कृत्यों में समय के आक्रोश और भ्रमों, लोगों को जो अजीबोगरीब रास्ते अपनाना पड़े, उनका दर्ज किया जाता है। और पिक्चरों के अंदर जो भी चीज़ें उस समय की जो हालात थे उन सबको दर्शाया जाता है, ये आपको पता है। उनमें हिंसा की भीषणता, इंसानी पतन और दुर्दशा पर सदमे व हैरानी का भाव दिखता है। और सारी सीन आपको पता है कि भाई जो लड़ाई झगड़ा हुआ, इंसानी पतन हुआ है ना, जो भी दुर्दशा है, दुख दर्द है, उन सबको जो है उसमें देखने को हमें मिलता है। उनमें उस उम्मीद और उन तरीक़ों का जिक्र भी होता है जिनके जरिए लोग ऐसी मुश्किल घड़ियों का मुकाबला करते हैं। और अब जो है कठिनाइयों का सामना करने को भी इस पिक्चरों में दिखाया जाता है, अक्सर कविताओं में, घटनाओं में हमें समझाया जाता, दिखाया जाता। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। उर्दू के बेहद प्रतिभाशाली कहानीकार शहादत हसन मंटो ने अपने लेखन के बारे में कहा था, एक लेखक हुए शहादत हसन मंटो है ना, उन्होंने अपने लेखन के बारे में क्या बोला, लंबे अरसे तक मैं देश के बंटवारे से, अपनी उथल पुथल के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करता रहा। महसूस तो मैं अब भी वही करता हूँ, पर मुझे लगता है कि आखिरकार मैंने आप पर तरस खाए या हताश हुए बगैर उस खौफनाक सच्चाई को मंजूर कर लिया। इस प्रक्रिया में मैंने इंसान के बनाए हुए लहू के इस समंदर से अनोखी आग वाले मोतियों को निकालने की कोशिश की। मैं इंसानों को मारने वाले इंसानों की एक चित धुन के बारे में लिखा, उनमें से कुछ के पछतावे के बारे में लिखा, उन कातिलों के बहाए गए आंसुओं के बारे में लिखा जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनमें अब तक कुछ इंसानी जज्बे बाकी कैसे रह गए। इन तमाम और इनके अलावा और भी बहुत सी बातों को मैंने अपनी किताब स्याह हाशिए में लिखा है। और उन्होंने जो भी स्थिति घटनाएं थी उन घटनाओं को अपनी किताबों में जो है उकेर कर लिखा है, आप पढ़ के समझ लें। विभाजन से संबंधित साहित्य और बहुत सारी फिल्में हैं मौजूद हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, असमिया, अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं में इस विषय पर खूब काम हुआ है। यानी कि हर लैंग्वेज में जो कहानी, कविता, पिक्चरें बनाई गई हैं। संभव है आप मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी, इंतजार हुसैन, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, राही मासूम रजा, नारायण भारती, संत सिंह सेको, नरेंद्र नाथ मित्रा, सैयद वलीउल्लाह, ललित लंबिका अंतर्ज्ञानम मलयालम में लिखा है इन्होंने। अमिताभ घोष, बापसी सिंधवा अंग्रेजी जैसे लेखकों को पढ़ना चाहते हैं। कई सारे लेखक हुए जिन्होंने विभाजन पर, देश की स्थिति पर कई सारी किताबें लिखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। अमृता प्रीतम, फैज अहमद फैज और दिनेश दास ने पंजाबी, उर्दू, बंगला में विभाजन पर यादगार कविता लिखी है। बहुत सारी कविता आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी। अगर आप देशभक्ति संबंधित पढ़ना चाहते हैं, इन राइटरों का नाम डालेंगे तो आपको कविताएं मिल जाएगी। इस विषय पर आप कुछ और फिल्में भी देखना चाहें, इस दिशा में आप ऋत्विक घटक, मेघा ढाका तारा और सुवर्णा रेखा, MS सत्यु गर्म हवा, गोविंद निहलानी तमस और हबीब तनवर द्वारा निर्देशित नाटक जिस लाहौर नहीं देखा जो जमियान ई नहीं को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, कई सारी पिक्चर, कई सारी कविताएं, कई सारी किताबें जो है अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहें देशभक्ति से संबंधित पढ़ने में रुचि रखें तो आप ज़रूर खरीदें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में इसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।